पिछले क्लास में हम लोग शुरू किया था ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी कि हीट का ट्रांसमिशन। हम पढ़ाया था कि हीट के ट्रांसमिशन का 3 तरीका है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन। आज तो खत्म कर देते हैं, ठीक है, खत्म करना जरूरी है इसको आज। कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। और उसको दोबारा हल्का फुल्का बस थोड़ा सा बोल के चलते हैं। कंडक्शन सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हमारा लिक्विड एंड गैस में होता है। सॉरी, रेडिएशन तुम्हारा वो वैक्यूम में होता है। हम दोबारा पूरा रिपीट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और क्या बताया था उसमें हम कि गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं, बैड कंडक्टर किसको बोलते हैं। बैड कंडक्टर का मतलब एक और नाम लिखाया था इंसुलेटर, तो पेपर लिखाया था, ग्लास लिखाया था, रबर लिखाया था, लेदर लिखाया था, कॉटन लिखाया था, वूल लिखाया था। और उसमें आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, एयर, हवा भी ऐड कर सकते हैं। और ठीक है, ये तो बात समझ में आई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हीट का ट्रांसमिशन। और हीट का ट्रांसमिशन 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। कंडक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, एक जो हीट जो ट्रांसफ़र होता है उसमें कोई भी पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल उनका जगह पोजीशन चेंज नहीं करता, वो भी जगह पर रह कर ही वाइब्रेट करता है। और उसके एडजेसेंट जो साइड में जो एटम है उसके फ्रिक्शन के बिना पर क्या होता है, उसको हीट जनरेट होता है, फिर हीट आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होता है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है कि हीट जो है जैसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ ऐसी है, जैसे पानी है, हवा है, सबका एक नेचर है क्या, बहना। सबका नेचर है बहना। ठीक इस तरीके से करंट का भी एक नेचर है कि बहना, फ्लो करना। वैसे ही तुम्हारा हीट का भी एक आदत क्या है, फ्लो होना। हीट हमेशा फ्लो होती है। फ्लो होने का मतलब क्या, हीट जो है ट्रांसमिट करेगी, आगे बढ़ेगी या पीछे हटेगी, जैसा भी है। तो उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हम लोग क्या बात करें, कंडक्शन के बाद। तो हीट का ट्रांसमिशन या किसी भी चीज़ दुनिया में जो भी फ्लो होता है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या करंट हो या बात करें हीट के बारे में, ये हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। ज़्यादा से हमेशा जितना भी नेचर में इस दुनिया में जितना फ्लो होने वाला चीज़ है, जितना फ्लो होने वाला चीज़ है, वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। तो हीट का ये मामला यही है कि हमें ज़्यादा से वो कम की तरफ फ्लो करता है। बिल्कुल शाही है चूल्हा वाला मुझे क्या। तो हम जो रॉड गर्म कर रहे थे, तो हीट कहाँ से आ रहा था, वहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा था। हीट का ये नेचर है, ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। जैसे सपोज कीजिए ये दो तरह का मान लीजिए, दो तरह का रॉड है। तो दोनों ही मान लीजिए आयरन का रॉड है। दोनों हम एक को गर्म कर दिया, एक को गर्म कर दिया, और गर्म कर दिया है तो इसमें हीट ट्रांसफर किसमें होगा, कांटेक्ट किया अभी हम कैसे बोले इसमें, एक बॉडी गर्म किया, एक ठंडा नॉर्मल, एक बॉडी को गर्म कर दिया। सोच रहे हाथ से कैसे पकड़ा, मानने में जाएगा आयरन में। तो इसको गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, बहुत हीट है इसमें। जब इसको हम लोग एक ठंडे बॉडी के कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ठंडे बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो होगा क्या, जो हॉट बॉडी है, गर्म बॉडी है, वो क्या होगा, इसका ठंडा क्यों ठंडा होगा वो, क्योंकि वो हीट के बारे में क्या हो ज़्यादा से, लेकिन ये हीट फ्लू तभी को जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएगा। कॉन्टैक्ट ऐसे नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट में ये देखिए हीट ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा, तो जो ज़्यादा गर्म बॉडी है हीट को लूज़ करेगा, है ना, और जो ठंडा बॉडी हीट को गेन करेगा। हीट ट्रांसफर हमेशा होता रहेगा, लेकिन ये क्या पूरा होती ही रहेगा। ऐसा होगा कि पूरा हीट यहाँ से वहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, एक टाइम ऐसा है, जैसे मान लो अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये यहाँ पर तुम्हारा 499 होगा, यहाँ पर 11 डिग्री होगा। ऐसे करते करते यहाँ घटेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा। उस वक्त क्या होता है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि जितना हीट इसे लॉस किया उतना ही इसने गेन किया। ये दोनों क्या होता है, बराबर। एक कंडीशन आएगा दोनों का हीट बराबर हो जाएगा, तो फिर और फर्दर ट्रांसफर हीट नहीं, सॉरी, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो फिर और हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको बोले थर्मल इक्विलिब्रियम, बोले कि दो बॉडी, एक हॉट हो और एक कूल हो, दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाएंगे। कॉन्टैक्ट में लाएंगे, जो हॉट बॉडी है वो कूल होना शुरू करके, कूलर बॉडी को वो हॉट गर्म होना शुरू
करेगा और हीट का ट्रांसफर चलता रहेगा, ज़्यादा से कम करता है। और जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो फिर हीट का फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन में बोलते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ होता है क्या, जो हॉट बॉडी जितना हीट को लॉस करेगा, ठंडा बॉडी उतना हीट को वो रिसीव करेगा। तो बोला जाता है कि हीट लॉस, बोला जाता है कि सिस्टम में क्या होता है, हीट लॉस, हीट बॉडी लॉस करेगा इक्वल टू हीट बोलो गेन। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट की भाषा में बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि हीट लॉस बाय वाटर बॉडी या हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी हमेशा बराबर होगा। और जब ये बराबर हो जाएगा, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ना ही हॉट बॉडी का हीट लॉस कर सकेगा, ना ही कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा। उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये प्रैक्टिकल नोटिस नहीं करके आप लोग ऐसा क्या ऐसा हाँ सामना आप लोग हुआ है कब किया ऐसा जैसा बोले बताओ और सामना हुआ ये इसको याद इसका भी इस्तेमाल किया डेली लाइफ में, साइंस को इस्तेमाल किए डेली लाइफ में हम लोग किए सभी किए। बताओ जैसे बोलो जब तावा रहता है वो गर्म रहता है और चूल्हा बंद रहता है और उसके ऊपर वो प्लेट रखते थे, थोड़ा देर के बाद प्लेट को भी गर्म करते थे या फिर दोनों का इक्वल रहता है। अच्छा बता दो हम अच्छे से मज़ा आता है लड़के लोग झूला नहीं छूटा इसलिए अंदाज़ा नहीं होता। तो सर्दी के मौसम में हम लोग जब छोटे थे, हम भी छोटे होंगे जब, तो सर्दी के मौसम में जब हम एक कमर से भाई बहन सोते हैं तो जो आखिरी में आता है आज पहले से कमर में रहता है, क्या आता है समझ गए, वो ठंडा पैर लेके आएगा तो खड़ाएगा नहीं थोड़ा सा है ना। अगर भाई बहन बहुत प्यार है तो ठीक है थोड़ा देर, लेकिन है ज़्यादा देर नहीं। तो क्या होता है कि जब पैर टच होता है तो जो इसका पैर जो पहले से कमर पैर गर्म हो गया उसका, ठीक है, और जो आया ठंडा पैर लेके आया तो क्या होगा, हीट कहाँ से कहाँ जाएगा पहले से। तो एक टाइम ऐसा आता है उसका तो गर्म नहीं होता, दोनों ठंडा हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ देखना, जिसका गर्म पैर था उसका पैर से ठंडा हो जाता है, आगे ठंडा था वही पूरा गर्म। अगर बहुत ठंडा पैर लेके आ रहा है तो अब आप ना गर्म ना ठंडा हो रहा है, मतलब क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब जो हीट लॉस किया पहले वाला जो लेट के था कम्बल के अंदर, वो हीट किसको दे दिया, ठंडा वाला। असल में ये प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री में बचपन में खेले हैं, सभी खेला हुआ बचपन में, होता नहीं खेला, ठीक। तो अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखेंगे हम लोग, वो बहुत काम आने वाला है। क्या एक कॉन्सेप्ट क्या, एक एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर बोल सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं लोग, नहीं बोल सकते। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से हल करेंगे। और एयर में वैसे भी तुम्हारा हीट का कंडक्शन नहीं हो सकता, क्यों हो सकता, क्योंकि कंडक्शन सिर्फ किसमें होता है, और एयर का गैस एक तरह, इसीलिए तुम्हारा एयर क्या है, जैसे इंसुलेटर है, वो हीट को पास करने नहीं देता, ठीक है। तो और बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में और आगे चलेंगे हम लोग। सपोज करो हीट का खूबी क्या होता है, हमारा हीट का खूबी क्या होता है किसी बॉडी के अंदर, वो एक बात और समझ लो सकता है, मतलब कि दो बॉडी है, तो दो बॉडी के मगर मैं से मान लो ये वाला हम लोग नहीं कुछ हुए का कुछ सरफेस है, तो इसका इस तरफ का टेम्परेचर कुछ है, इस तरफ का टेम्परेचर कुछ है, ठीक है। मान लो यहाँ पर इस तरफ टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तरफ मान लो तुम्हारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज करो। तो कभी भी हीट यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, मतलब वहाँ से
मतलब क्या बोलने का मतलब कि दोनों सरफेस का टेम्परेचर का डिफरेंस ज़रूरी है। जब तक कि टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट का लॉस होगा, नहीं गेन होगा। हम जब हीट गेन करते हैं, हीट गेन करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और हीट लॉस करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर घटता है। जबकि बॉडी हीट लॉस करेगा तो घटेगा टेम्परेचर, हीट गेन करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब किसी बॉडी के अंदर हीट दाखिल होता है और जब हीट उसको पार करके बाहर की तरफ जाएगा तो ज़रूरी है कि दोनों सरफेस के ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस, तो और हीट का खूबी क्या हमेशा वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। बात समझ में आ रही है? हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। और क्या बात समझ में यहाँ पर कंडक्टिविटी का मतलब बोर्ड बनाएगा तो समझ में आएगा। इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं। समझ करो ये लोहे का मोटा प्लेट है, हम यहाँ से मोमबत्ती जला रहे हैं या लेजर लाइट हीट दे रहे हैं, तो कुछ बाद ये गर्म होगा। हम हीट जलाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर लगाएंगे लेजर लाइट से। चलो जलाई देते हैं। कहाँ वो बात क्या है, मुद्दा हो जाता है। तो ये गर्म करेंगे उसको यहाँ से लेजर लाइट से, तो कुछ सेकंड बाद क्या देखेंगे हम लोग, ये गर्म हो जाए। तो जो हीट यहाँ से यहाँ पर गया इसी को बोलते हैं हीट कंडक्शन। इसको बोलते हैं कंडक्शन एक सॉलिड चेंज। तो जब किसी मेटेलिक प्लेट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर हीट कंडक्ट करता है, इसमें तो मिसाल दे रहे मेटेलिक प्लेट का, आपका दीवार भी शामिल है, ठीक है, हमारे घर की खिड़कियाँ भी शामिल है। इसी तरह का बंद खिड़की, जैसे गर्मी के मौसम में दीवार गर्म होता है ना, बाहर बहुत धूप है तो दीवार जब पहले क्या होता है, बाहर से जो धूप आती है दीवार पर, दीवार गर्म होता है। फिर दीवार जब गर्म हो जाएगा तो क्या करेगा, फिर तो वो अंदर की तरफ ढकेलेगा कि आपका रूम भी गर्म होगा। फिर दीवार की तरफ जो हीट आ रहा है, या इसके एग्जाम्पल तो हीट यहाँ से यहाँ का क्या कंडक्शन हीट का, और जो सॉलिड चीज़ है दीवार भी एक सॉलिड है। तो ये हीट का कंडक्शन किन किस चीज़ों पर डिपेंड है, ये हीट कंडक्ट कर रहा है किन किन चीज़ों पर डिपेंड है, तो ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहले तो समझा दिया आपको क्या कि दोनों सरफेस का टेम्परेचर का डिफरेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा हीट का कंडक्टिविटी उतना अच्छा होगा, ठीक। तो अगर हम आगे चीज़ को बताएगा मैं आपको, सपोज कीजिए सपोज कीजिए हम लोग करेंगे चैप्टर अभी, हम लोग क्यू एक सिंबल इसको इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट जो कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो जिस पे तुम्हारे हीट का कंडक्ट करेगा वो किन की चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्या क्या पहले किस पे वो डिपेंड करेगा, पहले वो डिपेंड करेगा, हम एग्जाम्पल अगर तुमको दें, सपोज करो ये वाला तो एक तो है, तुम देख ही रहे हो दोनों में मोटा कौन है ना, दोनों मोटा कौन है, हमारा दोनों एक ही तरह का, ये भी लोहा का प्लेट है, ये भी लोहा का प्लेट है, और हीट इस पर कंडक्ट होगा। तो ज़्यादा हीट इस पर कंडक्ट, बताओ बोलो बोलो, ज़्यादा जो हीट है वो कंडक्ट किस में होगा, पतला वाला है मोटा वाला, जाहिर सी बात है पतला वाला बोलो जल्दी गर्म हो, ऐसी पतला जल्दी गर्म हो, ये लगे नहीं पतला आदमी जो दूल्हा पतला वो जल्दी फट गर्म होता, फन बनाते रहता, थोड़ा थोड़ा देर में गर्म होता। तो ये आपका ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि इसका जो थिकनेस है आप देख रहे हैं, ये बहुत पतला थिकनेस है, ये बहुत मोटा थिकनेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ जो हीट है वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड है। थिकनेस ज़्यादा होगा तो बोलो, थिकनेस ज़्यादा होगा तो हीट की कंडक्टिविटी कम होगा, और अगर पतला होगा तो थिकनेस कम होगा तो बोलो। इसी देखना जो जिस घर की दीवारें बहुत मोटी होती है तो घर बहुत देर तक ठंडा रहता है, गर्म वो जल्दी नहीं होता। और जिसका दीवार घर का बहुत पतला होता है वो जल्दी गर जाता है। घर में क्या होता है, सब दीवार देता है 5 इंच का दीवार, थोड़ा सा सर गर्मी पड़े सूरज की रोशनी गर्म हो तपिश आती है, गर्म हो जाता है। लेकिन पहले के घरों को देखना, वहाँ की दीवारें इतनी मोटी मोटी होती, इतनी मोटी मोटी, आदि बहुत जब बड़ा बड़ा मॉल बनता है, ऑफिस बनता है तो उसकी दीवार भी मोटी मोटी दीवारें बनती है। उस पर क्या होता है, इसकी मोटी दीवार इसलिए बनाई जाती है कि इसकी हीट का कंडक्टिविटी और ज़्यादा ना, और ज़्यादा जो हीट जिससे अंदर के इन्वायरमेंट को गर्म ना करे। इसकी कुछ और भी एक वजह है, बाद में बताएंगे। तो
यहाँ बात समझ में आया कि हीट का कंडक्टिविटी क्या होता है, थिकनेस के ऊपर, जहाँ से वो हीट ट्रांसफर कर रहा है उसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम थिकनेस को इंडिकेट करेंगे किससे, इस चैप्टर में लोग इंडिकेट करेंगे थिकनेस को डी जी का इसमें इंडिकेट करेंगे हम लोग थिकनेस। आप थिकनेस ऑफ स्लैब बोले, वॉल बोले, जो आपको बोलना बोले, ग्लास बोले, आपको मर्जी है, थिकनेस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सपोज करो क्या एक एग्जाम्पल है आपके लिए दिया। अच्छा मान लीजिए हम लोग ये बोर्ड है, वहाँ भी एक बोर्ड है, ठीक है, वो भी एक बोर्ड है, ये भी एक बोर्ड है। तो वहाँ अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट करते हैं, जब जितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ दे सेम अमाउंट ऑफ हीट उस बोर्ड को भी दे, ठीक है। तो किस में हीट का कंडक्टिविटी ज़्यादा, बताइए। जब हम एग्जाम्पल आपको देखिए, पतला आदमी जल्दी गर्म होता है, मोटा आदमी जल्दी गर्म नहीं, मतलब कंडक्टिविटी पतला आदमी में ज़्यादा और मोटा आदमी में कंडक्टिविटी देर से। खैर वो अलग बात है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इन दोनों में हीट का कंडक्टिविटी, मान ली दोनों सेम थिकनेस, दोनों का थिकनेस सेम, तो हीट का कंडक्टिविटी किस में ज़्यादा है जी? जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसमें हीट का कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हीट यहाँ पर इसको हम डालेंगे इसके ऊपर, हीट को डालेंगे इसके ऊपर, तो जब हीट डालेंगे तो उसके पास काफ़ी जगह है हीट को अंदर दाखिल करने, उसके पास कम जगह। सरफेस एरिया पर डिपेंड। एग्जाम्पल अगर आपको दें, अगर आपको दें, अगर आप घर में देगची पतीला जिसमें खाना वाना बनाते हैं, देखिए उसका नीचे कैसे काफ़ी फैला होता है। तो क्यों फैला होता है? मतलब हम बोलने का चाह रहे हैं कि देगची पतीला को मतलब इसका बात अभी पे खाया है मेरे हाथ में चला, मान लो कि ये मान लो अगर तुम्हारे में देगची है तो उसका इस तरह से ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। कभी तुम बर्तन का मुँह ऐसा देखे, बर्तन ऐसा मुँह है लेकिन ऐसा छोटा सा निकलेगा चूल्हे के ऊपर है, कभी देखे हो? पीछे के ऊपर देखोगे क्यों, क्या होगा? उसका कम सरफेस एरिया आग के ऊपर बैठेगा, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना, बोलो समझ आ रही है? तो कंडक्टिविटी डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। तो हम किसी के सरफेस एरिया को इंडिकेट किससे करेंगे? अभी एस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ठीक, बात समझ में आ गई? भूल जाओ तो रियल एग्जाम्पल याद कर लेना, और वो भी नहीं याद है तो याद करना, जब कभी गर्मी बढ़ती है तो पतला आदमी से ज़्यादा मोटा आदमी गर्मी लगता है, ज़्यादा बॉडी बड़ा सरफेस इसका, ज़्यादा गर्मी का बॉडी हीट रिसीव करता, उसका बॉडी का वॉल्यूम सरफेस ज़्यादा है, मोटा बेसी है, ज़्यादा गर्मी लग रहा है उसको। क्या ख्याल है? ऐसी याद रहेगी? अच्छा, और किस पर डिपेंड करता है? और किस पर डिपेंड करता है? सपोज करो ऐसा हम सेम बोर्ड एक और लेंगे, सेम साइज का सेम मेटल का बना हुआ, ठीक है। हम इसको दोनों को हीट दिए, दोनों को सेम साइज, सरफेस एरिया भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, और सेम मेटल का भी बना हुआ है। तो जब इसको हम गर्म करेंगे, जब इसको हीट देंगे तो ज़्यादा गर्म कौन? कैसे पाया ज़्यादा गर्म दोनों बराबर होगा? हम सेम हीट दे रहे हैं, समझ रहे? भी सेम है, तो हीट सेम होगा। इसमें चीज़ छोड़ा गया टाइम, हो सकता है किसी को 30 सेकंड तक हीट दे, किसी को 1 मिनट तक हीट दे, तब कौन ज़्यादा कंडक्टिविटी किसमें होगा? बोलो। तो मतलब कंडक्टिविटी तुम्हारा टाइम पे भी डिपेंड करता है। अब तुम तावा बनाई रोटी तवा चढ़ाए,
अभी तवा चढ़ाई और उसके ऊपर तुम रख दी, तो रोटी बोला तो गर्म तो नहीं दबा जरा सा, बात समझ में आ रही हो? तो थोड़ा वक्त देते हो तुम उसको ना, नहीं देते हो? अच्छा दिमाग में आपको ये बात आता होगा, जब ऐसी बात है जब पटना का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा और मोटा कम होगा, तो तवा को मोटा काहे बनाया था, पतला काहे नहीं बनाया था, है ना? नहीं आता इस बात नहीं आता, मार दे भाई जवाब देंगे उसका, ठीक है? तो हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे टी से टाइम को, कौन टाइम? वो टाइम जितनी देर तक के लिए उसमें हीट ट्रांसफर होता है, मतलब क्या हीट का कंडक्टिविटी बोलो टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो हीट का कंडक्टिविटी जो हीट है, अमाउंट ऑफ जो हीट है, अच्छा चीज़ और छूट गया, अगर हम उसको अगर हम एक आपको स्लैब बना के दिखाएं, अगर आपको हम स्लैब बना के दिखाएं थोड़ा सा, रफली बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खराब बन जा रहा है, इसके लिए किसी के पास एक यहाँ लकड़ी का छोटा सा ही हम लोग के पास स्किल टाइप वो लकड़ी पड़ता है, थोड़ा सा पाउज कर दो, बना के कर दो जल्दी दे, ढक्कन लाओ इसका। तो देखो इस तरह का समझ कर लो, एक मेटेलिक प्लेट है, तो ये जो थिकनेस के बारे में बात है, थिकनेस क्या है इसका, ये चौड़ाई देख रहे हैं, ये थिकनेस है, और सरफेस एरिया कौन सा है, यहाँ से हीट को हम लोग डालेंगे, ये इसका सरफेस एरिया है सामने वाला, ये थिकनेस है, और कितने वक्त के लिए हीट जाके टच कर रहा है उसे डिपेंड करेगा, और हीट का इधर से उस तरफ जाना, इस तरफ से उस तरफ जाना, इस पर डिपेंड करेगा दोनों एंड के सरफेस के टेम्परेचर के डिफरेंस। याद ना है तो वो समझ लेना, पैर टच के एक खास वक्त तक के लिए क्या हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो किसी का पैर बहुत ठंडा है, तो उसका पैर का मान लो टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और जो बिस्तर पहले से हमारे उसका मान लो पैर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो अब जब वो 40 डिग्री 2 डिग्री कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, हीट कहाँ से कहाँ जाएगा, 40 से 2 डिग्री की तरफ बोलो जाएगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ घटेगा, टेम्परेचर बराबर, जब टेम्परेचर बराबर आएगा तो हीट और ट्रांसफर, बात समझ में आ रही है? तो इस तरफ का अगर मान लो अगर हीट यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, इस तरफ का या उस तरफ? हीट तो यहाँ से वहाँ जा रहा है, इस तरफ का हीट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं, ऐसे एक सिंबल है, इसका नाम है थीटा, टिकोमेट्री पढ़ेंगे इसके बाद, इसको बोलते हैं थीटा 2, और उस तरफ को हम लोग इंडिकेट करते हैं थीटा 1। अब आप दुख तो दिखा नहीं पाएंगे, आप समझेंगे पीछे में थीटा 1 है, और ये मान के चलेंगे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, थीटा 1 से ग्रेटर है। तो जब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं दोनों एंड का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जोड़ के घटा के निकालेंगे, घटा के पहले कौन होगा, बाद में होगा। तो अगर हम बात करें दोनों टेम्परेचर एंड के टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग थीटा 2 माइनस ऐसे लिखेंगे ना, तो देयरफॉर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बोथ सरफेसेस। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा बात किसके बारे में, किसके लिए होगा, हीट के कंडक्शन, हीट का ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर असल हीरो कौन है, इतना अच्छी दिखा, असल हीरो कौन, सारा कहानी किसके ऊपर डिपेंड है, किसके लिए, इस क्यों पे, क्यों का इंडिकेट किया साइंस में कुछ सिंबल के लिए खासकर से कैलकुलेटर को मान लिया गया, ठीक है, आर के लिए रियल गैस कांस्टेंट है, अभी आर को देखेंगे रेजिस्टेंस भी,
करंट के लिए आई है, टाइम के लिए टी है, मास के लिए एम, तो कुछ सिंबल को हम लोग मान लिया गया कि इसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो हीट के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? क्यू। अब आपके जहन में आया कि हीट के लिए एच का इस्तेमाल क्या है ना, जब मास के लिए एम है और टेम्परेचर के लिए टी, टाइम के लिए टी है, तो क्यू के लिए हीट के लिए क्यू। ये क्यू सवाल ही मत करो, ठीक है, मान ली से बात खत्म, ठीक है, मान सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चूँकि ज़्यादातर जो इसको लिखा है वो क्यू से ही माना है, अब उसी का मन में क्यू कैसा ख्याल आया वही जाने। तो अब ये जो क्यू, अब तो यहाँ पर हमने का मैथ का आएगा, वेरिएशन कितना आएगा, वेरिएशन। ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो थिकनेस के बीच में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो देखो आराम से बोल पाओ। अगर अमाउंट ऑफ हीट और थिकनेस, मोटाई और हीट का ट्रांसफर, वो दोनों में क्या है, थिकनेस ज़्यादा होगा तो हीट का ट्रांसमिशन, बोलो, अगर थिकनेस ज़्यादा होगा, मोटाई ज़्यादा होगी, हीट का ट्रांसमिशन, जितना पतला प्लेट रहेगा तो जल्दी चला जाएगा ना। मोटी अभी तो एग्जाम्पल दीवार का दिया, जितना मोटा सरफेस थिकनेस, मोटाई ये ज़्यादा रहेगा तो देर बना गर्म होगा जी, पटना तो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्या ख्याल तो बोल का आंसर। तो थिकनेस में हीट का और हीट का कंडक्टिविटी में कौन रिलेशन है, तो हम बोल सकते क्या यहाँ पर कि Q जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, B का। लेकिन बस शर्त कंडीशन क्या है कि बाकी चीज़ जैसे हम लोग गैस लॉ में पढ़ रहे थे, ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर तो बाकी सब चीज़, ये बाकी सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कौन कौन रहेगा, when A, T and temperature difference remain fixed, ठीक। अब बाकी आप बोलिए क्यू और सरफेस एरिया के बारे में, ध्यान में प्रैक्टिकल लाइफ ध्यान में लगेगा, भूलिएगा नहीं। घर में जब गर्म करके बबल चढ़ाते हैं उसको ध्यान में रखें, तो जितना सरफेस एरिया जो है और हीट का जो अमाउंट है जो अंदर दाखिल हो वो डिपेंड किस पे करेगा, जी बोलो, डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन कैसा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। अच्छा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ जो हीट है वो सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सेम अभी हम बार बार लिखे हैं इसको, ठीक है, मैं क्या बढ़ा देंगे, व्हेन डी उसको नहीं लिख रहा है मैंने आप लोग, व्हेन डी टी एंड थीटा टू थीटा माइनस वन एंड टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब नंबर किसका, टाइम हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन, तो देखिए समझ गए डायरेक्ट लिखने वाले है ना। अच्छा, लॉजिक नहीं बता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जितना ज़्यादा वक्त के लिए किसी को गर्म करें उतना ज़्यादा गर्म होगा ना, और चढ़ाओ उतारो तो थोड़ा गर्म होने वाला है, तो टाइम देना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। तो व्हेन मैं क्या लिखेंगे, व्हेन बी ए ए रहेगा ना, ए नहीं टी के खत्म होगा, चल लिख देते इसको मैं, बी ए इस चीज़ को लिख देते था, मतलब बाद में दोगुना जाता था, इसको यहाँ भी लिख देते, क्या बोले यहाँ क्या रहेगा बताओ, डी टी और थीटा टू माइनस रिमेन कांस्टेंट, रिमेन फिक्स। अब बताओ टेम्परेचर डिफरेंस है क्या होगा, तो क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस का दोनों सरफेस का, जितने ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा ना कम होगा, बोलो ज़्यादा होगा, तो ये भी क्या होगा, व्हेन बी ए रिमेन फिक्स, बोलो ठीक है यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब याद करो थ्योरम ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन, थ्योरम कैसे हम लोग लिख रहे थे, मिला करके, यहाँ मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, तो
अगर हम मिला के लिखेंगे तो क्या होगा? तो लगाओ, मिला के लिखेंगे ऊपर वाला मिटा दीजिएगा, जगह नहीं मिटा दीजिए। हाँ क्या लिखेंगे बताओ, मिला के दो सबको। क्यों क्यों तो क्वेश्चन तो क्या होगा बताओ? क्या होगा देखो, ए होगा थीटा 2 थीटा -1 ऊपर होगा, ई होगा और डी कहाँ रहेगा? कुछ बचेगा? ये होगा ना? यहाँ क्या लिखेंगे? वेन, यहाँ तो क्या लिखा था? वेन ए टी बी एंड थीटा 2 -1 ऑल वेरी ना, यही लिखते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ के पास हम लोग क्या लगाते हैं? कॉन्स्टेंट लगाते हैं। अब इस इसको लगाकर कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो वहाँ जगह खास कॉन्स्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर खास कॉन्स्टेंट के कोई जो मानते हो के बारे में क्या बोलेंगे? ये मैथ इस्तेमाल ही अच्छा लग रहा है, याद नहीं, ठीक है ना? देखो ना मैथ पढ़ा है सब इसमें। क्या बोलेंगे इसको हम यहाँ पर? वेयर k is constant और क्या लिखा ना? K is constant of variation called, मुझे खास नाम है इसका सर, आर भी क्या था? ये कांस्टेंट का लेकिन नाम था रियल कांस्टेंट, इसलिए इसका भी नाम है, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अच्छा ये सारी बातें बता दो तो चले कि जो थर्मल कंडक्टिविटी जो है हीट का जो अमाउंट जो अंदर करेगा किसी भी मेटालिक चीज़ के अंदर, वो इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक और भी चीज़ है जिस पर वो डिपेंड करता है, तो क्या चीज़ है? वो है कि वो मटेरियल किसका बना है। मतलब मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है, नहीं करता है? क्योंकि जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले बार क्या पढ़ा था कि सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सब अलग अलग तौर पे गर्म होता है। गर्म होने के मामले में सबसे तेज़ कौन सा गर्म होता है? सिल्वर है। फिर हमने देखा कॉपर उसके बाद गर्म होता है, थोड़ा गर्म होता है, फिर लोहे का नंबर आता है। तो हम लोग इसीलिए जो बर्तन इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर लोग थिकनेस का भी ध्यान में रखते हैं, सरफेस एरिया भी ध्यान में रखते हैं और मटेरियल भी ध्यान में रखते हैं। हम नहीं देखा, हम लोग बस चढ़ाते हैं, बना देते हैं। लेकिन असल में हम लोग मतलब चाहते ना चाहते हुए अनजाने वो लोग साइंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना? जैसे कि शादी वगैरह में खाना बनता है तो एल्यूमिनियम के देग में नहीं बनता, वो बनता है तांबा के, पीतल के देग। वो बहुत मोटा होता है और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है और मोटा। कुछ सब बताएं क्यों उसको इस्तेमाल करें। जैसे एग्जाम्पल सवाल उठाया था कि कदम वहाँ पर मतलब टेढ़ा कैसे होगा अचानक, तो डिपेंड करता है। उस बारे में बता देंगे हम क्यों उसको करते हैं, हम मोटा क्यों इस्तेमाल करते हैं, पतला क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। जबकि कंडक्टिविटी ज़्यादा है पतला चीज़ का तो स्पीड ज़्यादा हिट जाएगा, तो क्यों इस्तेमाल करते हैं बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी हम बोलना चाह रहे हैं कि थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करता है? किसी मटेरियल के नेचर पे। मतलब कि यहाँ कहाँ लिखा है? मान लीजिए साइड में कंडक्शन ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि हर मटेरियल का गर्म होने का कैपेसिटी क्या अलग अलग है।
कोई बहुत जल्दी गर्म होता है, कोई बहुत देर में गर्म होता है। चांदी के बर्तन बना लेंगे तो और जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं बनाते हम लोग, उसको पता है क्यों नहीं बनाते। ठीक है, तो यहाँ तक बात सही। बात और बोलते चले, जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ पढ़ रहे थे लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल पढ़ रहे थे, या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम में पढ़ रहे थे, वहाँ पर मैंने एक बात छोड़ दिया था। हम बताया था कि जो कोफिशिएंट है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, बताया था, ये बात सही है। और बताया था कि मुझे यूनिट पे डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पर भी हमें बात बोलने भूल गए थे कि वो हम मटेरियल के लिए तो वहाँ भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं अभी कंडक्शन, तो हीट को रिसीव करने वाला चीज़ होना चाहिए ना। हम उसको की बात नहीं बताया था, भूलने के तो बताया नहीं था कि मतलब जैसा मेटल है, जैसा हीट को रिसीव करेगा वैसे एक्सपेंड करेगा। जल्दी हीट को रिसीव करेगा जल्दी एक्सपेंड करेगा, देर में रिसीव करेगा और देर में एक्सपेंड करेगा। तो बात समझ में आ रही है। तो ये जो हीट का कंडक्टिविटी है और जो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू भी है, वो उसके बारे में बताया था कि उसे टेम्परेचर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। और एक बार उसमें ऐड कर लीजिएगा आप लोग कि वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बात समझ में आ गई। इसका एक फुट ऑलरेडी नीचे का पार्ट मिटाएंगे। हमको सवाल अगर आप लोग पूछ लो बता, कुछ सवाल है तो पूछ लो। यहाँ पर के का नाम क्या बताया? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कभी कभी शॉर्ट में थर्मल कंडक्टिविटी ही बोलते हैं। किसको? के को। ये क्या बोलते हैं शॉर्ट में? तो कभी कभी इसका नाम पूरा है कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी, कभी कभी इसको हम सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर आप बात करें थर्मल कंडक्टर, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? के बारे में बात करें। क्या के क्या चीज़ है? के कांस्टेंट है। ठीक है, इसको मिटाए नीचे हमारा, मिटा दे। अब एग्जाम में आपसे पूछता है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर सिंपल पूछता है डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करें? देखो डिफाइन करने का तरीका क्या है। मान लेते हैं हम लोग ने ऐसा एक मेटेलिक स्लैब में, तो ऐसा मेटेलिक स्लैब मतलब जैसे ये देख रहे हो, अगर ये वाला मान लो अगर लोहे का वाला देखिए तो हमारा स्लैब हो जाता है। तो मान लो एक ऐसा मेटेलिक स्लैब लेंगे, तो कोई भी एक मेटेलिक स्लैब लिया और ऐसा मेटेलिक स्लैब जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर, कितना? 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर के बनाया है ना, यूनिट बोल दिया, देख लो पहले से। छोटा भी कम है, अभी सेंटीमीटर नहीं लिया है, सिंपल। मान लो थिकनेस देखो, मान लो थिकनेस कितना हो? मान लो ये जो स्लैब जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका थिकनेस कौन हो? 1 हो। कितना हो? 1। डी इक्वल टू कितना आपका? 1। और टाइम कितना हो? टाइम भी 1 हो। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी। अच्छा ऐसे ही लिखिए, इसको ऐसे लिखेंगे 1 यूनिट, ज़्यादा अच्छा है। 1 यूनिट, टाइम भी 1 यूनिट, और ए भी 1, लेकिन स्क्वायर यूनिट। क्यों यूनिट बोलो तो? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना हो? 1 यूनिट। ठीक, तो अगर मान लो बी का वैल्यू 1 पर, हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालते थे याद है, एक्स का वैल्यू पुट करते थे, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू पुट करते थे। वैसे हम लोग क्या पुट करेंगे? यहाँ पर डी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे, दोनों का डिफरेंस का वैल्यू 1 पुट करेंगे, टाइम टी को क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तब पुट के देखिए क्या आपका क्या हो रहा है? 2 इक्वल टू ये 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, तो कितना हो गया? ये क्यू क्या चीज़ है? अमाउंट ऑफ हीट। के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम क्या देख रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसके बराबर हो गया अमाउंट ऑफ हीट। तब जब हम लोग एरिया थिकनेस 1 यूनिट लिया, टाइम 1 यूनिट लिया, एरिया 1 स्क्वायर यूनिट लिया, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितने लिया? 1 यूनिट लिया। तो उस वक्त क्या देखें? थर्मल कंडक्टिविटी अमाउंट ऑफ हीट जो कंडक्ट कर रहा है उसके अंदर उसके बराबर हो। अभी यूनिट का मतलब क्या है? अगर आप इसको CGS में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप इसको CGS में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 यूनिट देगा, वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1
स्क्वायर सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको एमकेएस स्टाइल बोल रहे साइज में क्या बोलेंगे इसको हम लोग 1 मीटर 1 सेकेंड 1 स्क्वायर मीटर या फिर यहाँ पर 1 केल्विन। बात समझ में आ रही है? तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई थिकनेस इसका अगर सेंटीमीटर में बताया समझा करके, तो अगर एक ऐसा प्लेट जिसका थिकनेस कितना 1 सेंटीमीटर थिकनेस हो, कितना 1 सेंटीमीटर थिकनेस हो, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, और उसको हीट जो कंडक्ट कर रहा है वो 1 सेकेंड के लिए, और दोनों सरफेस का टेम्परेचर का डिफरेंस भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उस वक्त उस स्लैब के अंदर उस स्लैब का जो हीट कंडक्ट करेगा वही थर्मल कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? स्पेसिफिक इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर बोलते हैं एक बार इस बार बोल रहे मीटर बोलेंगे, ठीक है? हम मान लेते हैं कि एक मेटालिक स्लैब है जिसका थिकनेस 1 मीटर है। कितना थिकनेस 1 मीटर हो, उसका सरफेस एरिया कितना 1 स्क्वायर मीटर हो, और उसके दोनों एंड के सरफेस का टेम्परेचर का डिफरेंस 1 केल्विन हो, और उसको जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट बोल रहा है जो हीट फ्लो कर रहा है वो 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है। तो उस वक्त उस कंडीशन में ऐसा जो बताया कि 1 मीटर हो 1 स्क्वायर मीटर हो, ऐसा जो स्लैब में अगर हीट कंडक्ट कर रहा है तो उस वक्त कितना हीट उसके अंदर इंटर करेगा 1 सेकेंड के अंदर, तो भी तुम्हारा क्या होगा थर्मल। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है देखिए, पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब क्या बोला कोफिशिएंट, ठीक है ना? चल लिख लीजिए कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर समझेगा, ठीक है? अगर आप इसका पूरा नाम लेंगे तो क्या होगा कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी, और शॉर्ट में बोले तो ये मतलब क्या थर्मल कंडक्टिविटी। अगर कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इज 0.0025 what does it mean? इसके मायने क्या है? जैसे वहाँ पर पढ़ा था हम लोग कि कोफिशिएंट क्वेश्चन इतना है, इसका मायने क्या है? तो ये जो क्वेश्चन वहाँ पे आके एग्जाम में हमेशा रहता है, वो रहेगा चाहे ये रहेगा, दोनों से आपको मिलेगा ही मिलेगा। या तो ऐसे पूछने का, या तो बोलने का डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। मान लो ऐसे पूछ लिया कि थर्मल कंडक्टिविटी किसी ग्लास का 0.0025 है, तो इसके मायने क्या है? तो आपके ध्यान में बात पहले आना चाहिए कि सर हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कितने सेंटीमीटर मिलेंगे या मीटर मिलेंगे? तो आप जब भी लीजिएगा सब सेंटीमीटर लीजिएगा, सीजीएस में लीजिएगा, ठीक है? याद रहेगा। अब देखिए, अगर बोला जाए किसी ग्लास का थर्मल कंडक्टिविटी 0.025 है, इसका मतलब हुआ अगर उस ग्लास के स्लैब का थिकनेस बोलो 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, और उसके दोनों एंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सी हो, और 1 सेकेंड तक की जो हीट ट्रांसमिट कर रहा है इंटर कर रहा है, तो उस वक्त जो हीट अंदर में कंडक्ट करेगा वो 0.0025 कैलोरी होगा। बात समझ में आ रही है? हम एक बार बोल दे रहे हैं क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा जरूरी ग्लास के ऊपर आए, यहाँ तांबा दे देगा, यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा, कुछ भी देगा आपका वैल्यू, तो लेकिन आंसर का जवाब आपको वैसे ही देना है। तो फिर से बोल रहे हैं, अगर एक ग्लास के स्लैब का थर्मल कंडक्टिविटी 0.0025 है, इसके बाद ये होता है कि ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, और उसके दोनों एंड का टेम्परेचर का डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और उस पर जो हीट कंडक्ट करना चाह रहा है वो 1 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड तक कंडक्ट कर रहा है, तो उसको जितना हीट कंडक्ट होगा 1 सेकेंड के अंदर वो हीट कितना होगा 0.0, क्योंकि ये हीट क्या बोला है कि यार क्या होगा बराबर हो जाएगा उसको, तो इसलिए जो थर्मल कंडक्टिविटी वही क्या हो जाएगा उसका हीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बोलना चाह रही है
तो अब इसी के क्वेश्चन को अगर हम करेंगे नहीं, अब सिर्फ आपको एग्जाम्पल देना, अगर आप घर में खुद से बोल के लिखने का कोशिश कीजिएगा इसको, आपका एग्जाम में क्या कर देगा पता, आपके एग्जाम में चेंज कर देगा। मान लीजिए क्या करने का एग्जाम में चेंज करना मुझे बोला, यहाँ पे क्या देगा आपको, यहाँ पे देगा कॉपर, या ग्लास में क्या दे देगा आपको, कॉपर दे दिया। अब कॉपर का वैल्यू बोल देगा आपको है 386.4 सेम। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज इतना, तो व्हाट डज इट मीन, तो सेम आंसर होगा। तो कोई भी चेंज कर दे, आपको आंसर एक ही लिखना है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आइए, अब एग्जाम में इस थर्मल कंडक्टिविटी के का जो वैल्यू के कांस्टेंट, इसके बारे में बता दें। अब इस एग्जाम में आपसे के का यील्ड पूछना है, डिफरेंट सिस्टम CGS में और MTS में, दोनों में पूछता है। तो हम दोनों में इसका यूनिट जो भी देखते हैं इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो इस के का जो यूनिट है वो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछता है। के का यूनिट है कैलोरी, सेंटीमीटर माइनस एस मतलब सेकंड माइनस पर डिग्री सी माइनस। ठीक है, ये एक नया तरीका लिखने का, इसको ऐसे लिख के इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या तो बता चुके हैं गैस लॉ के दौरान कि पर सेंटीमीटर पर सेकेंड और पर डिग्री सी। लेकिन ज़्यादा अच्छा भी क्वेश्चन का हमें कैसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो पावर माइनस का तो मतलब पर हो जाता है, क्योंकि वाला पर नहीं लगता है। ये किया तो किसमें है वाला, आपको सेंटीमीटर देख के मालूम है किसमें है, बोलो CGS। उस तरह से इसमें साइंस सिस्टम में क्या होता है, जूल पर मीटर पर सेकेंड पर। अब इसको पर मैंने से लिखते हुए दिखा रहे, ठीक है। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में लिख देते हैं, एक और फॉर्म में लिखते हैं वाट पर मीटर पर कैलोरी, मतलब जूल पर सेकेंड को मिला के वाट लिख देते हैं। कभी कभी सिर्फ ऐसे भी लिख के आता है, कभी कभी सिर्फ ऐसे भी लिख के आता है, क्या W बल्कि हम बोलते ज़्यादातर ऐसे ही लिख के आता है, वाट के फॉर्म में आता है, इससे बहुत कम आता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट है कोफिशिएंट का, वो जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन भी है, और वाट पर मीटर पर केल्विन, या फिर वहाँ पर बोले वाट डैश देके पर मीटर पर केल्विन। ज़्यादातर आपको सीखो में वो वाट की शक्ल है। वाट मतलब क्या है, पावर का यूनिट है, और उसको जाना आपको नहीं फिर पढ़ना पड़ेगा मैकेनिक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको इसकी तरह याद रखना यूनिट के बारे में। अच्छा, इसका यहाँ तक बात समझ में आई? तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बोल दिया, थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन बोल दिया, और थर्मल कंडक्टिविटी किसी का दिया हुआ रहेगा तो कैसे वो डिफाइन करेंगे उस आंसर को। सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में ही से क्वेश्चन आता है। बस ये कि आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं याद समझ के आएगा तो लिख नहीं पाएंगे। बता दो इसको, बोलो। लड़का लोग थोड़ा सा कम पड़ता है, इसलिए लड़का लोग को मालूम होता है जहाँ पर जाएंगे हम लोग ना भी करें तो वहाँ से हम लोग को इमदाद मिल जाए। इमदाद मतलब कोई ना कोई चीट करता है, चीट मिल जाता है। लड़का लोग को मालूम होता है अगर यहाँ पे एग्जाम पड़ेगा तो तो बात ही नहीं है, सब पता कर लीजिएगा अगला लड़का लोग से एग्जाम पड़ा तो कैसा मतलब बता दिया कि यहाँ पर गाड़ी चलेंगे बोल से लिखो, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जो लगा पढ़ रही है, ऐसा पढ़ तो क्या ही कर दोगे, ये तो 600 नंबर आया तो क्या ही होगा, कुछ फायदा होने वाला उससे। अगर नंबर से सब कुछ अगर हो जाता तो फिर क्या ही बात है, तो फिर बात ही नहीं था। जानकारी नॉलेज बोलती तो वही आप सर्वाइव करें, इसके बाद जानकारी नॉलेज इससे जो पढ़ा है
अक्सर देखा गया है कि जो एवरेज बच्चा जो समझ के पढ़ता है नंबर कम उसका आता है वो बच्चा बहुत दूर जाता है। जो बच्चे धीरे नंबर उठा लेता है ज़्यादा दूर जाता नहीं, कितना दूर जाएगा क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मान लो अच्छा नंबर ले आया माध्यमिक में 550 क्वेश्चन के लेके आया लेने से साइंस तो ठेंगा सामने आने वाला वो नंबर तो लाया कुछ देगा जिसके बारे कब तक जिएगा तो जी नहीं पाएगा। तो टेम्पोरी खुश होने के लिए अच्छा मुश्किल नहीं है कि दिल को बजाने के लिए आने के लिए ख्याल अच्छा है तो उस टाइम सब अच्छा लगता है लेकिन ऐसा नहीं लेकिन ये बेकार चीज़ है, कोई फायदा नहीं है, धोखा है अपने साथ। तो इस फिलहाल का मतलब है कि मालूम है कि एग्जाम में गाड़ी होता नहीं है तो आराम से निकलेंगे भैया ये तुम अपने लिए नुकसान कर रहे हो मेरा प्रति आ रहा है गलत चीज़ है लेकिन ऐसा कुछ होने वाला ज़िंदगी में नहीं। ठीक है अच्छा अब आओ थर्मल समझ थर्मल कंडक्टिविटी समझ गए। अब तुम बताओ किसी मेटल को हम लोग अच्छा थर्मल कंडक्टर कब बोले जब उसमें बोलो 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 ना जितना ज़्यादा हीट उसके अंदर कंडक्शन हो बात समझ में आ रही है। और पुअर कंडक्टर किसको बोलेंगे हम लोग जितना भी हीट दो उसमें हीट कंडक्ट यहाँ से हीट खूब हीट दे रहे गर्म कर यहाँ छू रहे कुछ गर्म नहीं मतलब एकदम हीट यहाँ से पास वहाँ हो ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है परफेक्ट कंडक्टर क्या परफेक्ट कंडक्टर और एक परफेक्ट नॉन कंडक्टर बोले या फिर इंसुलेटर बोले की बात है। नॉन कंडक्टर बोले बैड कंडक्टर बोले इंसुलेटर बोले एक ही बात। तो परफेक्ट कंडक्टर और परफेक्ट इंसुलेटर का के का वैल्यू क्या अभी जब के का वैल्यू हमने आपको लिखा था 0.002 है ना इसका मतलब क्या उसमें कितना हीट कंडक्ट करेगा। तो एक बात और समझ लिया जैसे कि हम मान लो यहाँ से 100 कैलोरी हीट दिया इस तरफ दिया तो ये जितना हीट दे क्या सब हीट यहाँ पर चला आएगा नहीं कुछ हीट लॉस होने का मतलब क्या है। तो कुछ हीट क्या होगा कि सामने वाले मेटल के एटम्स को वो पहले वो एक्साइट करेगा उसको उकसाएगा वाइब्रेट करने के लिए तो कुछ इसके अंदर एनर्जी उसका वेस्ट होगा उसको उकसाने में अब वो क्या करेगा अगला को उकसाएगा तो कुछ उसका एनर्जी वेस्ट होगा। तो जब हीट यहाँ से यहाँ कंडक्ट करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट होता ही होता है। ठीक है अब हम लोग अच्छा एकदम परफेक्ट कंडक्टर किसको बोलेंगे 100 कैलोरी हीट दिया और 100 कैलोरी यहाँ से बाहर आया जितना ही अमाउंट ऑफ हीट यहाँ देंगे पूरा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे मेटल को हम क्या बोलेंगे परफेक्ट कंडक्टर। ठीक और परफेक्ट नॉन कंडक्टर किसको बोलेंगे 100 कैलोरी हीट यहाँ पर दिया हीट का एक छींटा भी सिर्फ नहीं आया कि जितना टेम्परेचर पे था उतना ही पे कोई ना इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीज का वैसे क्या वैसे मतलब एक ही अमाउंट हीट भी नहीं आया। मेरी बात समझ तो इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। तो इसलिए इसमें तुम्हारा इस केस में के का वैल्यू क्या होता है। अच्छा बताओ अगर परफेक्ट कंडक्टर है तो क्या वैल्यू ज़्यादा होगा ना कम होगा ज़्यादा होगा अगर कितना बहुत ज़्यादा होगा। अगर एक अमाउंट भी हीट नहीं कर रहा है मतलब लॉस नहीं हो रहा है तो पूरा हीट चला जाएगा जितना हीट आएगा सब चला जाएगा। बात समझ आ रही है। उस केस के बाद इस केस में परफेक्ट कंडक्टर का कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। इसको इंडिकेट करते हैं ऐसा ये साइन इन्फिनिटी का ब्रैकेट लिख दे रहे। ठीक है मतलब कि एक परफेक्ट कंडक्टर का थर्मल कंडक्टिविटी इन्फिनिटी मतलब क्या तो जितना अमाउंट ऑफ हीट दो सबका सब बाहर चला जाएगा। और बैड कंडक्टर का मतलब क्या होता है नॉन कंडक्टर का ये तो एक अगर अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो कंडक्टिविटी होगा ही नहीं मतलब उस केस में क्या होगा इसका वैल्यू 0 होगा। बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ऐसा कोई मटेरियल नॉट ऐसे कोई मेटल्स एग्जिस्ट रियल लाइफ में नहीं करते
ऐसा कोई मेटल ही नहीं है कि जितना हीट दो अभी तक रियलाइज, क्यों ऐसे बड़ा अभी डिस्कवर नहीं हुआ है कि जो हीट को जितना दे उतना ही बाहर निकाल दे या जितना दे कुछ भी ना जाए। हाँ, इसको हम लोग कम बेसी कर सकते हैं। हीट अगर नहीं जा रहा है थोड़ा सा बढ़ाने को एक अच्छा मेटल का ले लेंगे, या मान लो अगर हीट तो बहुत ज़्यादा जा रहा है तो कम भी कर सकते हो उसको हम लोग, तो कम बेसी कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। लेकिन ये सोचो कि हीट या पूरा चलेगा या बिल्कुल भी ना जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, सुनने में अच्छा लगता है। यहाँ बात समझ में आई, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी इस इन्फिनिटी जीरो के बीच में। खैर जितना दुनिया में मेटल अभी मौजूद है उन सब में से सबसे अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी किसका होना चाहिए? मेटल में लगता है सिल्वर होना चाहिए, लेकिन इसका भी डब्बा है, तो कौन है? डायमंड, हीरा। हीरा एक ऐसा मिनरल से, या तो मेटल तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये कार्बन से बना होता है, तो एक ऐसा एलिमेंट समझ लीजिए इसको आप कि ये एकदम हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब तक का जितना ये मेटल दुनिया में डिस्कवर हुआ है उसमें सबसे अच्छा जो कंडक्टर है तुम्हारा इसका है, डायमंड का है। डायमंड का बोला जाता है कि जो तुम्हारा कंडक्टर है, डायमंड का जो कंडक्टर है वो बताया जाता है 2200। कितना है वहाँ, कितना था उसका कॉपर का कितना, अभी गिलास का 0.025 1 से बहुत कम था, यहाँ पर कितना है 22,000 2200। ये थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड है। डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। डायमंड का हीट बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से फ्लो कर जाता है। लेकिन डायमंड के बारे में एक बात और भी, डायमंड करंट नहीं पास कर सकता, बात को याद रखना। मतलब क्या, डायमंड जो है गुड कंडक्टर, इसका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ आएगा? अच्छा, आइए हम लोग इसको आइए तो बात करें टॉपिक कि इसके पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल बताएंगे आपको क्या, कि डिफरेंट तरह का जो मेटल होता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी सबका अलग अलग है। कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, पीतल का अलग होगा, सबका थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब तुम सेम साइज का बर्तन लो, सेम थिकनेस का लो, आज को सबको सेम तरह के चूल्हे पे चढ़ाओ, तो हर कोई गर्म अपने अलग अलग वक्त में हो। हालांकि तुम बर्तन भी सेम साइज का बर्तन से लिया, सेम टाइम भी तुम सेम दे रहे हो, थिकनेस भी सेम है, लेकिन क्या वो सब एक ही टाइम पे गर्म होगा? नहीं, जो शुरू में बता दिया गया कि सबका गर्म होने का टाइमिंग अलग अलग भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इस बात को समझना है। डिफरेंट substance have, ऐसा होता है कि नहीं होता? डिफरेंट थर्मल, अरे ये तो मेटल है, आदमी लोग का भी नेचर है, कुछ जल्दी गर्म होता है, कुछ जल्दी गर्म होता है। तो डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इस बात को एक्सपेरिमेंटली साबित करने के लिए एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है इंडियन हाउस, उसका नाम है। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, पूछता है कि इंडियन हाउस एक्सपेरिमेंट किस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया? तो उसको किस इस्तेमाल किया गया कि डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इसके साबित क्या किया? साबित करने के लिए उसने 3 तरह का रॉड लिया, 3 अलग अलग मेटल का रॉड लिया।
तो 3 अलग अलग मीटर का रॉड लिया, एक रॉड लिया किस एजी मतलब किसको बोलते हैं, सिल्वर को बोलते हैं, सीयू किसको बोलते हैं, कॉपर को बोलते हैं, ए सिंबल किसका, एल्युमिनियम। ये सब पढ़ेंगे और क्रेडिट टेबल में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एफई मतलब किसको बोलते हैं, आयरन। ये 3 तरह का रॉड लिया, सॉरी 4 तरह का रॉड लिया, और चारों जो रॉड लिया है सेम साइज सेम गोलाई, थिकनेस सेम हो गया। और रॉड का मान लो इसी तरह का मान लो, ऐसे ही मान लो इसका 4 सब तो बराबर ही एक तरह का नहीं कलर है। ये चारों रॉड को क्या इसमें से एक सिल्वर है, एक कॉपर है, एक एल्युमिनियम और एक आयरन। आपको एग्जाम्पल तो ऐसे ही आता है, कॉपर सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम आयरन। पिछले एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि मतलब कि इनमें चारों में से किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, या कौन, या ऐसे एग्जाम पूछ लिया कौन कितना ज़्यादा जिसका थर्मल कंडक्टिविटी आप उसको अरेंज करो, थर्मल कंडक्टिविटी आप उसको अरेंज करो ज़्यादा से कम की तरफ, कि ज़्यादा से कम की तरफ बोले, कम से ज़्यादा की तरफ ये चारों में आयरन एल्युमिनियम कॉपर और फिर बोलो सिल्वर। उसने क्या किया, दाग को साबित करने के क्या किया उसने, एक वैक्स का लिक्विड लिया, मोम का लिक्विड, मोम गर्म किया हुआ मोम होगा, तो उस मोम के अंदर क्या किया उसने, चारों रॉड को डुबाया और निकाल दिया। जब डुबाया होगा तो वैक्स के ऊपर चिपक गया होगा, और डुबा के निकाल दिया। अब चूँकि ये सब रॉड सेम साइज का है और चारों एक साथ डुबाया निकाल दिया, मतलब क्या, इसके ऊपर जो वैक्स का लेयर जमा होगा सब में बराबर जमा होगा, मतलब थिकनेस जो जमा होगा बराबर, बात समझ में आ रही है, बराबर जब होगा। अब ये बाहर निकाला, मोम सूख गया, मोम उसमें सूख गया, वाइट लेयर जम गई, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक मान लो ये एक बॉक्स मान लो पानी के, ये क्या बोले उसको, टब मान लो पानी का, ये पानी से पहले खाली है, ठीक है। यहाँ 4 होल किया, 4 होल करके 4 का करके उस पर लगा दिया, वहाँ से ऐसे करके 1 2 3 4 रॉड को लगा दिया। रॉड का कुछ हिस्सा कहाँ पर है, उसके अंदर, वहाँ ढक्कन समझो उसके अंदर, रॉड का हिस्सा उसके अंदर है, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक खौलता और पानी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में खौलते और पानी को उसने क्या उस टब में डाल दिया। अभी ये जो रॉड है पूरी से क्या है, उस टब के अंदर जैसे ही पानी गर्म पानी डाला गया तो ये रॉड उससे गर्म होगा, जब रॉड गर्म होगा तो क्या होगा, हीट का कंडक्शन होगा। हीट क्या होगा, हीट यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर फ्लो करता है, अंदर गर्म पानी बाहर ठंडा, गर्म पानी गर्मी जो है यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, जैसे गर्मी यहाँ पहुँचेगी क्या होगा, मुँह आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। रॉड तीनों सेम था, वैक्स का लेयर भी सेम था, पानी भी एक ही है और सबको उगाया भी गया सेम साइज का अंदर था। लेकिन जब मोम पिघला गया तो ये जब मोम पिघला ये देखा गया कि एक खास टाइम, मतलब खास टाइम मतलब सबके टाइमिंग सेम रखा, एक खास टाइम पे देखा गया कि वैक्स का लेयर सब में अलग अलग पिघला, सब में अलग अलग पिघला। जाहिर सी बात है, किससे पिघलेगा, क्योंकि उससे कंडक्टिव हो जाता है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें तो पूछता है एग्जाम में, किस मेटल में वैक्स का जो लेयर का जो मेल्टिंग है तो किस मेटल के रॉड से ज़्यादा होगा, या मान लो कभी तुम्हारा ये सिल्वर में डाल दिया तो अब किस में होगा, कॉपर में। बात समझ में आ रही है। तो अपने उस एक्सपेरिमेंट में 4 तरह का रॉड लिया, एरिया याद रखना आपको, ये खास 4 तरह का रॉड लिया। अच्छा, उसने एक फॉर्मूला साबित किया, क्या साबित किया कि ये थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है वो रॉड के लंबाई पे डिपेंड करता है। कैसे, रॉड की लंबाई के स्क्वायर पे, रॉड की लंबाई क्या, मतलब कि रॉड का जो लंबाई होगा उसका स्क्वायर का थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका एक फॉर्मूला इस तरह से भी चेंज होकर आया है, जैसा K1 आया था वैसे इसका भी आता है K1/L1² K2 इसका बहुत हाई लेवल में जाए तब पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं K3/L3² एंड सो ऑन चलता रहेगा। 4 डबल एग्जाम में 4 रॉड कर लो, 5 रॉड कर लो, 8 रॉड कर लो, 10 रॉड कर लो, तुम्हारी मर्जी। बात समझ में आ रही है, बोलो समझ में लगाया है जी।
ये समझ में आ रहा है? चलो बिठा इसको, बिठा दे। देखो चलाओ भाई, चलो। अभी जो यहाँ जो टॉपिक लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में इसलिए भी नहीं आएगा तो इसमें जो टॉपिक का जो आधा बात है वो इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा हुआ है। अभी हम सिर्फ अपनी पढ़ा दे रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा आता है। जब करंट चैप्टर पढ़ाएंगे, ओम्स लॉ पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ याद रहेगा, कई बार वहाँ पर से दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी हम रफली बताते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखा, Q इक्वल टू क्या देखा हम लोग, K A थीटा 2 माइनस थीटा 1 टाइम और थिकनेस। ठीक है, नाम D से लिया, किसी किसी बुक में X से लिया, किसी किसी बुक में L से भी लिया, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा तुम देखो यहाँ पर इस T को टान के इसके नीचे लाओ, तो T के टान के इस Q के नीचे लाओ, Q बाई T। यहाँ बचेगा क्या आपका, K A थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई ये Q बाई T क्या हुआ, Q बाई T। तो Q बाई T का मतलब क्या हो रहा है, Q क्या चीज़ है बताओ तो, अमाउंट ऑफ हिट, और इसको डिवाइड किया टाइम से, मतलब क्या, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि हीट के बहने की शरह। तो रेट इसका Q बाई T का मतलब होता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो हम लोग, Q बाई T इसको हम लोग लिखेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यहाँ पर ये D D बाई के ए, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये के चलाए इसके नीचे, और ठीक है, और इसको हम इंडिकेट करते हैं आई एक्स ऐसे बता रही है। देखो आई का इस्तेमाल खासकर किया किससे जाता है, आई का इस्तेमाल खासकर किया जाता है तुम्हारा करंट के लिए। यहाँ पर आई एस का मतलब क्या, हीट करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, आई एस का मतलब हीट करंट। क्योंकि हम एक चैप्टर पढ़ेंगे करंट में, ओम्स लॉ का एक टॉपिक है, वहाँ पर पढ़ते हैं कि आई इक्वल टू होता है V2 माइनस V1 बाई आर। ये रफली बोल दे रहे, उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, वो करंट फ्लो जो होता है किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल से कम जाता है, कम पोटेंशियल की तरफ जाता है, कम पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर एक कांस्टेंट है, इसका खास नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करता क्या है, किसी भी करंट में, किसी भी वायर में करंट के बहाव को रोकता है, किसी भी कंडक्टर में करंट के बहाव को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम उसको वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये V2 माइनस V1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, अगर ये पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, तो आई आर के बीच में कौन रिलेशन है, याद करो वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करो ए प्रोपोर्शनल टू, अगर ए इक्वल टू अगर तुम्हारा ए बाई बी, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अगर वैसे अगर ये वाला कांस्टेंट ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का मतलब क्या वो बोल दे, क्योंकि देखो हम लोग घर में जो भी चलता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वो चलता है 220 वोल्ट। हमारे घर में सेम, आपके घर में भी सेम, इसलिए ये सब घर में
220 वोल्ट है, और जो लोग बड़ा बड़ा मशीन चला रहे हैं तो उनके लिए अलग से फिर कनेक्शन ले आया था, लेकिन नॉर्मल घर में हम लोग क्या 220 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम क्या बोले कि हम लोग घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि आई और आर के बीच में उल्टा रिलेशन है, यानी कि जितना ज़्यादा आर बढ़ेगा आई कम होगा। आई मतलब क्या, करंट का फ्लो। जितना आर बढ़ेगा करंट उतना कम होगा, आर कमेगा बोलो करंट बढ़ेगा। तो आर को बोला जाता है रेजिस्टेंस, वो करंट के बहाव को रोकता है। ये भाई काफ़ी समझने के लिए आता है। ऐसे तुम इससे मिलाओ, देखो यहाँ पर देखो, वहाँ पर आई मतलब कौन है, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आई मतलब हीट फ्लो। तो उसको मिलाओ, देखिए इस तरह यहाँ पर वो तुम्हारा पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये तुम्हारा क्या है, दोनों एंड का हीट का डिफरेंस है। और नीचे का पार्ट किस तरह से काम कर रहा है, आर की तरह काम कर रहा है। यानी कि इस हिस्से को, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर बोलते हैं इस आर को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, बोलेंगे इलेक्ट्रिकल। ये आपको उतना ज़्यादा जितना समझा तो समझिए, काफ़ी आपको करंट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उस तरह इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि ये वो चीज़ है जो किसी भी कंडक्टर में किसी भी हीट का फ्लो को बोलो रोकेगा। इसमें एक और टॉपिक आएगा, वो बताने भी आपको कि कभी प्रोफेसर भी आएगा बच्चों, सिर्फ बोलते हैं आपको, सिर्फ याद रखना। तो क्वेश्चन पूछेंगे कमिंग संडे, आप उसे सिर्फ जवाब देना क्या कि देखो क्या कि थर्मल रेजिस्टिविटी और तुम्हारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऐसे लिखो 1/, ऐसे क्वेश्चन मुझे वैसे जवाब देंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मतलब क्या कि थर्मल रेजिस्टिविटी जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल उल्टा है। आप एग्जाम में बोल देगा थर्मल कंडक्टर रेजिस्टिविटी 2 है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगा, क्या बोलेगा उसको 1/, यानी कि दोनों एक दूसरे का। आप एग्जाम में बोल देगा कि थर्मल रेजिस्टिविटी ये है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगा 1/। कभी कभी बोल देगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी 1 से थर्मल रेजिस्टिविटी क्या होगा 1/, मतलब दोनों दूसरे का क्या होगा। यहाँ यही क्वेश्चन आता है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 10 मिनट डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। ये तो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ लेंगे। अब कुछ हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ 10-15 मिनट में खत्म हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे यही देखिए, कुछ थर्मल कंडक्टिविटी का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें एक बात आप जहन में रख के चले, तो क्या बात जहन में रख के चले कि एयर जो है हीट का बैड कंडक्टर है। इस प्रॉपर्टी से हम लोग बहुत सारा बात समझ लेंगे, एक ही बात में समझ। अब एक एग्जाम्पल आपको बोलेंगे और सारे बातों का आंसर एक ही रीज़न होगा सबका। बिठा दें इसको। हम आपको एग्जाम्पल जो बोल रहे हैं लिखेंगे टाइम जाएगा, यहीं से बोल देंगे आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी। या मान लीजिए बैड कंडक्टर, दो तरह का दुनिया में कंडक्टर है, एक गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर। दोनों ही प्रॉपर्टी को डीला में इस्तेमाल करते हैं। पहले बात करते हैं लोग किसके बारे में, बैड कंडक्टर के बारे में, कि हमारे आसपास जितनी चीज़ें बैड कंडक्टर है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। इन सारे तुम्हारे बैड कंडक्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट बैड कंडक्टर कौन है मुझे बताया, एयर तुम्हारा हीट का बहुत बढ़िया बैड कंडक्टर है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग कभी देखें बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े को स्लैब को भूसी दे करके कभी कभी रखा जाता है, बिचारी वगैरह देकर रखा जाता है। हालांकि हम लोग जो यहाँ पे बर्फ़ बेचता है वो बर्फ़ तिरपाल होता है तो ढाक के रखता है, ठीक है। आप भूसी में लपेटो और बर्फ़ बहुत कम देखे तो कब देखेंगे पता आपको, अच्छा टाइम में नहीं देखे, ख़राब टाइम में देखे। क्या ख़राब टाइम, जब किसी
किसी का डेड बॉडी किसी का इंतकाल बहुत दूर हो जाता है और उसका बॉडी के बहुत दूर से आ रहा होता है, तो उस बॉडी को बर्फ़ के स्लैब में रखा है ताकि बॉडी सड़ने नहीं लगे। कि जब मरने का बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होता है, अब स्मेल देगा तो बॉडी डिकम्पोज जल्दी ना हो, उसको बर्फ़ के स्लैब में रखा जाता है। मान लो किसी इंतकाल का, मान लो एग्जाम्पल दे रहे ठीक है, बाद दिन में बना एग्जाम्पल, मान लो किसी को मुंबई में होता है और बॉडी यहाँ मंगाना है, कभी ट्रेन से आएगा, प्लेन से आएगा तो गुजरेगा, प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि भी निकाल के आप प्लेन बैठा के लेकर चले आएंगे, उसका पोस्टमार्टम होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, तब प्लेन में बैठाया जाएगा, बहुत सारा कानूनी इस पर दाव पेच है। तब तक बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, तो क्या करता है बॉडी को वो लोग एक बर्फ़ के स्लैब के ऊपर, नीचे बर्फ़ का स्लैब, दायाँ बायाँ बर्फ़ का स्लैब और साइड में बर्फ़ का स्लैब देता है, और बर्फ़ के स्लैब को बिछाने का भूसी डालता है, वो इसलिए कि बर्फ़ जल्दी पिघले, देर में पिघले। बात समझ में आ रही है? क्यों? अभी एक कल सुन लीजिए। सब में तुम्हारा क्या है, सब में एयर तुम्हारा एक अच्छा रोल प्ले करता है। ऊन का कपड़ा जो नया हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ऊन का कपड़ा जो सर्दी में जो गर्मी के लिए कपड़ा पहनते हैं, उस कपड़े का अपने एक अलग ही मतलब फैब्रिक होता है, आप उसको ऊन बोल सकते हैं, ऊन का बना होता है, वूलन क्लॉथ। या कभी कभी सर्दी के मौसम में देखिएगा ये कि एक मोटा कपड़ा ना पहन करके, एक मोटा कपड़ा ना पहन लेकर दो पतला कपड़ा अगर पहन ले तो एक मोटा कपड़ा से ज़्यादा कम्फर्ट देता है। या सर्दी के मौसम में अगर मान लिया आप एक मोटा कंबल ओढ़ो, एक मोटा कंबल ओढ़ो, और आप उसकी जगह में क्या करें, आप दो पतला कम्बल ओढ़ें, तो दो पतला कंबल आपको ज़्यादा कम्फर्ट गर्मी देगा बनस्बत एक मोटे कंबल का। ठीक एग्जाम्पल समझे, सब कुछ जोड़े एक ही लाइन से। फिर नया स्वेटर जो नया स्वेटर जो हम लोग खरीदते हैं वो अच्छा काम करता है कुछ दिन तक के, क्योंकि 2-4 साल बाद का रोग पुराना हो जाता है, फिर वो उसको गर्मी नहीं पहुँचाता, फिर आपको नया लेना पड़ता है। उसके अलावा और देखें, जो बिचाली वाला जो घर होता है, जो घर बिचाली वाला गांव वगैरह में होता है, बिचाली वाला घर होता है, वो गर्मी के दिनों में क्या होता है, ठंडा रहता है, और सर्दी के दिनों में गर्म रहता है। सेम मामला किया जाता है मट्टी है के साथ ही सेम कहानी, तो मट्टी घर के उसके हिसाब से सेम कहानी है कि वो गर्मियों के मौसम में ठंडा रहेगा, सर्दियों के मौसम में गर्म रहेगा। और क्या होता है कि जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं, जो सर्द इलाका जो होता है, जैसे हम लोग एक गिलास स्लाइडिंग मिलती है ना, इस स्लाइडिंग मिलती है एक सिंगल लेयर कांच, ठीक है ना, तो इसका एक आता है डबल लेयर कांच भी है, तो गिलास में डबल लेयर, एक गिलास में डबल गिलास, तो हम लोग डबल लेयर देंगे फायदा कुछ नहीं है। वो जो कोल्ड कंट्रीज में होते हैं वो डबल लेयर का गिलास लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कभी यही अगर मुर्गी वगैरह पाले हैं या कबूतर वगैरह पालते हैं ना, तो देखिएगा आप ये नोटिस कीजिएगा कि सर्दियों के रातों में ये जो पिंजरा होता है या जो दरमा होता है, तो फड़फड़ाने की आवाज़ बहुत आती है, आवाज़ होगी फड़फड़ाने के, फिर वो चुप हो जाएगी, फिर फड़फड़ाने की आवाज़ होगी और पंख फड़फड़ाने की आवाज़ होती है। ये सारे चीज़ को एक ही पौने जोड़ेंगे, आगे बात समझ में आई। उसके अलावा ये देखिएगा जो पुराने दौर का जो मकान होता है, जो पुराने दौर का जो मकान होता है, वो मकान आज के दौर के मुकाबले में ज़्यादा ठंडा होता है। जो पुराना मकान होता है उसमें एक मोटे नॉर्मल पंखा चल रहा है, रूम का माहौल बहुत ठंडा है। और आज के घर में क्या हो रहा है, 4 पंखा लगा ले रहे, 3 पंखा लगा ले रहे, लेकिन रूम को ठंडक नहीं है। कभी देखे तो पुराना मकान वगैरह जो शादी नानी में लगी गाँव मिला चौड़ों का मकान है, दीवार जोड़ी दीवार है, 1.5 फुट का दीवार है, 3 फुट का दीवार है, तो उन घरों में क्या होता है कि वो जल्दी गर्म होता है। सब गर्मी को ठंडा रहेगा, ठंडा का मौसम में गर्म रहेगा। अब इन सारी बातों को समझ लीजिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म होता है आपका एयर। एयर क्या है, जो हम लोग बर्फ़ के पीस होता है उसको जब हम लोग जब डालते हैं भूसी बिचाली, तो बिचाली भूसी में क्या, इससे बिचाली भूसी और इसको अगर आके रखाता है तो बिचाली और भूसी के बीच में क्या होता है, एयर भी आके लॉक हो जाता है। जैसे मान लो ये बर्फ़ का स्लैब है, यहाँ पर एयर अभी है, तो यहाँ पर डाला उसको, डाला भूसी डाला, तो भूसी की तरफ क्या है, बिचाली के बीच में जो यहाँ पर था वही एयर आया। अब ये जो बर्फ़ कैसे पिघला, हीट का कंडक्टिविटी होगा, हम जानते हैं ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है, तो बर्फ़ ठंडा है और बाहर में गर्मी नहीं, तो बाहरी गर्मी कहाँ जाएगी, बर्फ़ क्या होगा, हीट को रिसीव क्या करेगा, बोलो पिघलेगा ना। तो अब बर्फ़ को अगर हीट ना जाए तो बर्फ़ नहीं पिघलेगा, बोलने का मतलब ये, ठीक। तो जब बिचाली का लेयर जम जाता है उसके बाद भूसी का, तो उसके भी में एक एयर का लेयर जम जाता है। अब जो बाहर जो हीट है वो बर्फ़ को छू नहीं पा रहा, अरे बर्फ़ सामने रखा हुआ उसका, हाथ को आया ना मुँह ना लगाया, ऐसा वाला है, बर्फ़ देख रहा हूँ लेकिन बीच में जो एयर का पतला लेयर बिचाली की वजह जल्दी है। अब वो हीट जो डायरेक्ट बर्फ़ को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, अपने उसको दे नहीं पा रहा, तो बर्फ़ को जो हीट नहीं मिल रहा वो पिघलेगा नहीं।
तो बर्फ़ काफ़ी देर तक तुम्हारा बाद में ऐसा होता है कि 40 घंटे तक वो बर्फ़ उसी के वैसे रहेगा। आज समझ में आ रही है। सेम कहानी आपका वूलन क्लॉथ के साथ है। हमने जब लोग शोल्डर पहनते हैं गर्मी के दिनों में, सॉरी सर्दियों के दिनों में, तो हम लोग गर्मी क्यों लगती है? अगर आप किसी पूछेंगे कि गर्मी क्यों लग रही है या गर्म क्यों पहनते हो, तो आदमी बोलता है बदन को गर्माने के लिए। तो बदन गर्माता है क्या? क्या मतलब आपका जब शोल्डर पहनते देखा चूल्हा गर्म करते हो उसका? तो नहीं करते, तो कैसे गर्म होता है? तो एक हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जिस्म है, वो हर वक्त हीट को रेडिएट करता है, हर वक्त हीट को वो रेडिएट अभी भी कर रहा है। काम ज़्यादा कर ज़्यादा रेडिएट करेगा। अभी दौड़िए जाइए, देखिए बदल देखिए भाप निकल रहा है। ज़्यादा मेहनत की, झाड़ू जी पूरी घर को छोड़ी, देखिए बदल देखिए भाप निकल रहा है, गर्मी लग रही है। अभी कुछ बार बहुत थक के मारे दिमाग काम निकल रहा है, फिर वैसे रेडिएट कर रहा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे तो वो ज़्यादा काम करें। अभी भी नॉर्मल का बॉडी से हीट को रेडिएट, बॉडी हीट से रेडिएट होकर निकल रहा है। अब हमने क्या किया, एक शोल्डर पहन लिया। आज शोल्डर में क्या चीज़ है, स्पॉन्ज टाइप का होता है, उसमें एयर पैकेट्स, मतलब उसमें हवा भरी होती है। अब वैसा हवा नहीं जो बैलून की तरह भरा हुआ, उसका हवा नहीं, मतलब हवा का पतला सा लेयर ही काफ़ी है। अब आपका मान लीजिए सर्दी के मौसम में बाहर में टेम्परेचर है, मान लीजिए 12 डिग्री है, और आपके बॉडी का टेम्परेचर है 36 डिग्री है, तो आपके बॉडी का ज़्यादा हीट है बाहर में, अभी शोल्डर नहीं पहने, बाहर में कम हीट है। हीटर खुद ज़्यादा से कम की तरफ कितना बड़ा ठंडा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या समझ में आ रही बात? तो हीट आपके बॉडी से फटाफट बाहर जा रहा है। अब उसको यहाँ पर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आया, क्यों नहीं आया? कि आपका बॉडी पूरे एटमोसफेयर को गर्म नहीं, आपका बॉडी उतना हीट नहीं, आप निकल दीजिएगा। तो क्या होता है कि बॉडी हीट जा रहा है, खाना क्या हो रहा है, कभी हो रहा है। शोल्डर पहन लिया या कंबल या शॉल कुछ भी ओढ़ लिया, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें शोल्डर भी आ गया, कंबल भी आ गया, सब कुछ भी आ गया, ओढ़ लिए, एयर का क्लियर बन गया। अब जो बॉडी में हीट पैदा हुआ, अब ये सामने ठंडा गया, हीट जाना चाह रहा है, इसका काम है जाना, जा नहीं चाह रहा, तो क्या हो रहा है, बीच में ये एयर लेयर उसको रोक के, एयर क्या हीट का लाइन कंडक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ देर जब आप 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा पहन लेंगे आप, तो क्या होगा, आपका बॉडी बहुत, अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, आपका कम बाहर का टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया, तो आप क्या करते हैं, बहुत देर उतार देंगे अपनी ज़्यादा, क्योंकि अब हीट इतना ज़्यादा हो गया है कि आपका बॉडी खुद उसको बर्दाश्त। अब बोला नहीं हीट को बाहर निकालना बहुत, तो नया शोल्डर वगैरह में ऐसा होता है कि थोड़ा देर उतारने का, पहन के उतारने का मन करता है। इसी तरह से जो नया कंबल वगैरह होता है वो ज़्यादा, अच्छा कंबल भी 2 तरह का जो कंबल आता है, एक होता है सिंगल शीट, एक डबल शीट वाला कंबल। ठीक है, जो डबल शीट वाला कंबल होता है, जो आपको बोले तो पतला कंबल, तो डबल शीट वाला कंबल बहुत अच्छा होता है, आप उसको पहनने बोले, अगर ओढ़िएगा देखिए वो आधा घंटा 5 घंटा में आपको पूरा अंदर का टेम्परेचर गर्म कर दें। तो उसके ऊपर 2 लेयर हो गया, 2 लेयर के बीच में क्या, एक तो ऊन का बना हुआ है, शोल्डर का कपड़ा का बना हुआ, ऊपर से 2 लेयर है, तो हीट ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। अगर उस कंबल के अंदर 4 लोग लेट गए तो 4 के बॉडी से हीट निकल रहा है ना। जैसे बोलते हैं कि जल्दी आना भाई, बहुत देर हो रहा है, जल्दी आ, बदल गए, बिस्तर गर्म आ रहा है, जल्दी आ, बोलते हैं ना घर में 4-5 बहन है, भाई है जल्दी ठंडा रख के लेके बोलते हैं ना। तो क्या जितने लोग सोएंगे कंबल के अंदर उतना हीट रेडिएट होगा, जितने लोग सोएंगे उतना हीट रेडिएट होगा, और उतना ही ज़्यादा गर्म बोलो गर्म होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हो गया। अच्छा, कोल्ड कंट्री गिलास वाला बोलते हैं, तो गिलास का 2 लेयर, क्यों 2 लेयर वाला होता है, क्योंकि 2 लेयर के बीच में एयर होता है। तो सर्दी के मौसम में बाहर कंट्रीज में, कोल्ड कंट्रीज में बाहर सर्दी, अंदर गर्मी है, क्या आप अंदर हीटर चला के रूम को गर्म कर लिए। अगर आप सिंगल ग्लास यूज़ कीजिएगा तो आपका हीटर कंडक्टिविटी होता रहेगा, रूम गर्म होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा। आप डबल लेयर गिलास ले लिए, हीट कंडक्टिविटी नहीं होगा, आप आधे घंटे हीटर जला दिए, खिड़की बंद कर दी, हीटर को ऑफ कर दिए, रूम आपको गर्म है। बात समझ में आ रही है? और जो बड़े पुराने मकानों में बोलते थे गर्मी ज़्यादा है, सर्दियों के मौसम में गर्मी में सर्दी क्यों है, तो पुराने मकानों में देखिएगा, अगर आप कभी नोटिस हो गया, अगर आपका रिश्तेदार में किसी का पुराना मकान हो और वो टूटने वाला था, तो देखिएगा वो 2 दीवारों के बीच एक पतला सा एक ही गैप छुपाया था, समझे। मतलब ये मान लीजिए बहुत मोटी दीवार है, मान लो दीवार 4 फीट की, मान लो 3 फीट की दीवार है, तो 1.5 फुट से कुछ ज़्यादा, 1.5 फुट से कुछ ज़्यादा करने के बाद बीच में इतना 1 इंच का एक गैप
ऐसे 2 लेयर की ऐसी पतली गैप छोड़ दी जाती है। पट्टा के में क्या समा जाएगा, एयर। अगर मान लो बाहर बहुत गर्मी पड़ी, ये मकान का अंदरूनी हिस्सा है, बाहर बहुत गर्मी पड़ी भी तो हीट चाहेगा हम यहाँ से इस मकान को गर्म कर दें। बात समझ में आ रही है? तो जाना चाहेगा तो अगर दीवार को गर्म भी कर दिया तो ये इस गैप को पार नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं? करके बीच में एयर आ गया। हाँ, दीवार का दोनों एक साथ मोटा है तो ये भी गर्म कर बहुत देर बाद गर्म करेगा, लेकिन उसके मुकाबले में दूर गर्म, क्योंकि बीच में एयर नहीं। तो एयर जो हीट का, ये हम लोग घर में देख लेते हैं इस्तेमाल करते। मान लो घर में अगर आप कभी बोले बाबू ये चावल का जो है देखिए भात बहुत फूट रहा चावल, माल पसा दे इसको, ये करती क्या? एक ढाके पकड़ लो, साथी को लेके साथी क्या कर दिया? एक मोटा कपड़ा का बना, एक मोटा कपड़ा, अच्छा जब पकड़ना तो कपड़ा को मोटा कर लेते थे। जो मोटा कर क्या कर रहे थे उसमें हम एयर गैप को बढ़ा रहे होते, हम पकड़ा उसमें हीट तो कंडक्ट होगा तो कपड़े में अगर चूँकि एयर गैप बहुत कई सारे लेयर बना दिया हम कपड़े का, तो बहुत सारा एयर बीच में आ गया। अब उसको हम पकड़ रहे, पकड़ रहे आराम से चावल का माल पसा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम ही पसा रहे हैं, मतलब का तो उससे क्या हीट का कंडक्टिविटी आपके हाथ में नहीं आ रहा, उसको कपड़ा रोल दिया। इसीलिए शुरू में लिखा था क्लोर भी क्या है, हीट का बैड कर। इसीलिए इसके अलावा तुम देखो कुकर वगैरह में पीछे में खास तरह का प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का हीट का बैड कंडक्टर है। कुकर का हैंडल होता है, उसमें मोटा काला प्लास्टिक लगा हुआ है, उससे क्या होता है कुकर को हैंडल ज़्यादा गर्म मतलब आराम से पकड़ के खोल भी पाते हैं और बंद भी कर पाते हैं। दो तरफ है, पकड़ उठा भी सकते हैं। तो क्यों होता है सब पीछे तुम्हारे हीट का बोलो। ये हो गया। अच्छा चिड़ियों वाला बोल दे। सर्दियों के मौसम में ये परिंदों को भी साइंस पता है। वो लोग करते क्या है सर्दियों के मौसम में, ऐसे करके अपने पंख को फैलाते हैं, ऐसे करके बंद कर हवा को अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी हीट रेडिएट हो रहा है तो उन परिंदों की बॉडी में हीट होता है रेडिएट। अब वो जो चुका एयर गैप बना लिया है, अपनी बॉडी हीट पैदा हो रहा है बाहर जाने का, तो उसको क्या अच्छा लगे। चार मिनट हो रहे। अच्छा लाइट, अच्छा एक और चीज़, जो गर्म इलाका जो होता है, जो लोग गर्म इलाका होता है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोगों का एक खास नेचर होता है, लोग वाइट कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं, सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं, लाइट कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं। लाइट कपड़ा क्यों लाइट कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं? कि लाइट कपड़ा में क्या होता है वो उसके अंदर हीट को रेडिएट करने की। आप देखिए कभी अगर वाइट कपड़े के सामने अगर सूरज की रोशनी आती है आँख में लगता है, मतलब वो हीट को रेडिएट करती है। हीट का एब्जॉर्ब करना, हीट का रेडिएट करना, इसकी वजह से हम लोग गर्मी और सर्दी होती है। मतलब देखिए ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म वाइट होता है, उसको दिन भर उसको क्या करना होता है, धूप में खड़ा होना है, ठीक है ना? तो दिन भर खड़ा हो जाना लोग रोड पे खड़ा करके, हमको सबसे खराब नौकरी लगता है वाला, मतलब बहुत डेंजर नौकरी वाला, दिन भर धूप पे खड़ा चौथा जाएगा इसी लोग काला करते हो। तो वाइट कपड़ा अच्छा, जब वो छाता भी देंगे, छाता भी देंगे वाइट देता लोग, क्योंकि तू धूप में खड़ा होना है तो उनको धूप से लड़ना है, तो उन लोग कपड़ा ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो कपड़ा हीट को रेडिएट करे। तो उसको खाकी कपड़ा बना के खड़ा कर देगा तो बोलेगा हम चाकरी गोरबल नाम छेड़ दिया। तो लोगों को वाइट कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है कि हीट को रेडिएट करे। तो जो लोग गर्म इलाके में रहते हैं, साउथ का जो कभी तुम देखना, साउथ में कभी जाओ ना तो वहाँ के लोग वाइट लुंगी वाइट बहुत पहनते हैं। साउथ में गर्मी बहुत पड़ती है, साउथ में बहुत गर्मी पड़ती है, तो गर्मी की वजह से क्या होता है कि वो हीट को रेडिएट करता है, गर्मी लोगों को कम लगता है। इसी के बिना पर जो स्पेस क्राफ्ट जहाज वगैरह है वो भी वाइट कलर का बनाया जाता है। जो फायरमैन जो होते हैं, जो लोग आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग जब हमारे आग लगेगी और उसके अंदर बचाना है, या तो पानी भी से बुझाना होती है, एक अलग चीज़ है, मतलब उसको अगर अंदर जाके उसको बचा के लाना, उसका खास तरह का कपड़ा होता है, वो सिल्वर कलर का होता है, वो और ज़्यादा वाइट से ज़्यादा चमकता है। तो क्योंकि कुछ बंदा जाएगा तो फिर उसके बॉडी में आकर लगेगी, फिर आगे बॉडी में लगेगी, तो अगर चमकीला कपड़ा रहेगा सिल्वर कलर का तो उसको वो रेडिएट करेगा और उसके बॉडी में ज़्यादा पहुँचेगा। उसके अलावा अच्छा ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लास्ट है, थर्मोफ्लास्क, नाम सुने आप लोग?
थर्मोफ्लास्क का नाम सुना नहीं सुना है? अरे घर में जो पानी भी गर्म रखने में काम आता है, चाय वाले लंबे एक तरह का बॉटल होता है, डाल दिए उसमें चाय वाले गर्म करते हैं, देखो तो थर्मोफ्लास्क अभी तो ऐसा तो निकल गया थर्मोफ्लास्क अगर आप उसमें दूध डाल दिए, चाय डाल दिए तो वो 30-30 घंटे तक गर्म रहता है, एज इट इज जैसा वो आप बनाए सेम गर्म रहता है। बात समझ आ रही है? तो आखिर उसमें ऐसा क्या होता है कि वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है? तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा, पहला तो उसमें बी का डिजाइन बाहर से आप देखें, उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा थिकनेस होगा थर्मल कंडक्टिविटी बोलो कम होगा, एक साइड से यहाँ हुआ। फिर उसके अंदर एक ग्लास होता है, उस ग्लास के अंदरूनी हिस्से में एक सिंगल कलर का पॉलिश होता है, मतलब अंदरूनी मतलब कांच का एक लेयर होता है, लेयर के बाद एक और लेयर होता है, उसके अंदर तुम्हारे क्या होगा मरकरी का लेयर होता है। अगर मरकरी को चार टच नहीं करेगा वो एक लेयर के बाद, तो मरकरी क्या होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर मान लो अंदर में मरकरी का एक लेयर है तो जो चाय गलत तो कोई धुआं बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन क्या करेगा सर जो वाइट कलर का नहीं रहे, क्या बोलेगा नहीं रहे। उसके अलावा क्या है कि जो कांच का जो लेयर होता है ग्लास का, अगर तो नोटिस कीजिएगा वो टूटती तो आवाज़ बहुत होता है, बम की तरह आवाज़। आमतौर पर जो बर्तन टूटता है तो उसको कुछ आवाज़ नहीं होती, लेकिन अगर फ्लास्क टूटता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्यों होता है? इससे होता है कि ग्लास का जो 2-3 लेयर होता है, ये लेयर के ऊपर ही थर्मोप्लास्ट का दाम होता है। वो जो लेयर होता है उस लेयर 2-3 लेयर के बीच में क्या होता है वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब जैसे दीवार के नीचे हम बोलते हैं एयर है, ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं थर्मोप्लास्ट में वहाँ एयर भी खींच के निकाल देता है। तो हमारा 2 कांच का लेयर है, यहाँ पर हमारा तुम्हारा टी है, यहाँ पर हमारा एक दूसरा लेयर है, बीच में क्या है वैक्यूम है। तो अगर मान लो किसी वजह से हीट यहाँ के ट्रांसफर होकर यहाँ चला भी आया इस तरफ, लेकिन यहाँ से वो कुछ सतह में जा क्यों जा नहीं पाता? तो थर्मल कंडक्टिविटी वैक्यूम में क्या होता है रेडिएशन, बात समझ में आ रही है? तो इसको कम्प्लीटली इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हीट किसी भी वजह से बाहर सारा साइंस में लगा दिया जाता है, उसको मोटा बनाया जाता है, उसका सरफेस को पॉलिश किया जाता है और उसे कई सारे गिलास के लेयर दिए जाते हैं, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, उसके उसी साइंस में थोड़ा नगर ग्लास काम करता है। रख दिया चीज़ें बहुत देर तक गर्म है। बोलो क्या बात समझ में आई? अच्छा वो आखिरी बात बोल रहे काम करना पड़ेगा, वो तवा मोटा और घी की इस्तेमाल पतला क्यों इस्तेमाल नहीं करते? शादी का देख मोटा क्यों होता है, वो पतला क्यों नहीं होता? देखो जो चीज़ मान लो एक पतला चीज़ को गर्म करें तो उसको क्या कहें हीट का कंडक्टिविटी तेज होगा, ज़्यादा होगा, यानी हीट रुकेगा, डूब क्या? आप एक डेगची चढ़ाएं, उस सामान डालें, अब उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो हीट वहाँ से आ रहा है बाहर निकल रहा है, आज अगर आपको सालन बनाना है, तरकारी बनाना है, चावल बनाना है, तो आप चाहिए आपका बर्तन में हीट रहे, रुके हीट, तभी तो खाना गर्म हो गया बनेगा ना जी। क्या ख्याल है? अगर तवा बहुत पतला रहेगा तो क्या होगा? हीट आएगा तवा से बाहर, हीट आएगा तवा से बाहर जाएगा, और रोटी को ऐसी मेरा मौका तो हम जलने आए हैं, हमको जलाओ जरा सा, तो जला नहीं रहा उसको। अब जब तवा जब मोटा रहेगा ना तो वो गर्म हो गया, अब वो जो कंडक्टिविटी जो है वो बहुत देर में हो, जब देर में होने का मतलब क्या है हीट उस पर ज़्यादा देर तक रुकेगा, रोटी कुरकुरा बनेगा, मतलब वैसे का वाले कहीं पर लगेगा कैसे कहीं पर लगेगा पक्का पंजा का दाग मिल जाएगा बस, ठीक है? आज समझ में आ रही है? अरे होता है रोटी जब आज कम रहता तो ऐसी होता है, उसका चूल्हा तो इस तरह से हम लोग जो कुछ छूट गया होगा नोट्स पे कवर हो जाएगा, और कुछ छूट गया जब नोट्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आपको नेक्स्ट जब पूरा पढ़ के आना है, कुछ अगर बात छूट गया होगा तो नोट्स को डिस्कस करते रहो, मैं उस वक्त हम बता देंगे। बात समझ में आ रही है? खत्म कर दे, थर्मल एक्सपेंशन खत्म, इसके बाद शुरू होगा आप लोगों का इस संडे नहीं अगले दिन शुरू होगा एक नया चैप्टर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है? वो लास्ट बड़ा चैप्टर है, लास्ट बड़ा और टफ चैप्टर है। जैसे टफ चैप्टर था, नवस्टम टफ चैप्टर था, वैसे वो लास्ट और टफ चैप्टर। टफ का सब इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ा सा कोई याद करने का ज़्यादा, उसके बाद जो चैप्टर रहेगा सब किस्सा कहानी, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देंगे, वरना तो मर जाएगा।